तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर चुके हैं और आज जैसा कि आप इसमें देख सकते हो थंबनेल क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानें। क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स तो याद कर लेते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना, उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। रीज़न क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचाने या कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन और क्या कंजंक्शन, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स करें बिना वर्ड का मीनिंग जाने। अरे सर, ये तो आपने बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात कर दी। जब हमें वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कर सकते हैं भला? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपको तरीका बताएंगे। इसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, वोकैबुलरी। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग याद करते हैं, इतने सारे वर्ड्स होते हैं सर, कैसे याद करें? क्या दिन भर में हम लोग 50-100 वर्ड्स याद कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम दिन भर में 50-100 वर्ड्स याद कर ले जाएं और उसके बाद उसको मेंटेन भी करें। सिर्फ याद या रटना नहीं, यहाँ पर मेंटेन भी करना है, यानी कि आपको 1 महीने के बाद भी वो वर्ड्स याद हैं या नहीं याद है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे के सारे वर्ड्स को डेली रिवाइज करें। इसलिए क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वोकैबुलरी को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। उसके बाद नेक्स्ट इज कुछ और सेंटेंसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सेंटेंसेस होते हैं और आमतौर पे देखने में लगता है कि जैसे वो गलत हों लेकिन होते वो सही हैं। उनका मीनिंग हम लोग भी समझेंगे, एक एक करके समझ में आएगा सारी बातें। तो चलिए भाई, अपने सेशन को शुरू किया जाए। तो बच्चों, मैंने पहले भी इससे पहले बात कर चुका हूं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, आपको पता भी होगा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको 2 चीज़ें बताई थी। पहला क्या था, से अगर हम नाउन की बात करें, हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को। पिछले लेक्चर में मैंने नाउन बताया था आपको और साथ ही साथ आपको बताया था एडजेक्टिव। क्योंकि एक नियम था, एक रूल था, जिसको आप लोग रूल बोलते हो, मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि कहाँ पे टू मच का यूज़ करते हैं और कहाँ पर मच टू का यूज़ करते हैं। टू मच का यूज़ होता है नाउन के साथ, मच टू का यूज़ होता है एडजेक्टिव के साथ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है, उस रूल को भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। और यहाँ पर हम लोग नाउन के भी बारे में बात करेंगे, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्योंकि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी आइडेंटिफाई करना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो नाउन के लिए पहले मैंने लिखा था यहाँ पर पहला पॉइंट, पोजीशन। क्या चेक करना आपको, अगर कोई गिवन वर्ड नाउन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? उस वर्ड को किसी भी पोजीशन में लिख के देखें, यानी कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। नाउन की बड़ी विचित्र डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। वो नहीं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, एनी आइडिया, ये सब कुछ नहीं। नाउन इज अ नेम कुछ भी नहीं, बल्कि आप नाउन को ऐसा समझें कि जो भी चीज़ तेरा, मेरा, इसका, उसका हो सकता है वही नाउन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरा दिल, तो मेरा दिल या तुम्हारा दिल अगर कह दिया हमने, तो इसका मतलब यहाँ पे दिल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, राइट। अगर मैंने कह दिया कि मेरी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी, हम ये नहीं कह सकते मेरा ईमानदार या मेरी ईमानदार, नहीं कह सकते ना, या मेरी ईमानदारी से नहीं कह सकते, बल्कि मेरी ईमानदारी। और ईमानदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी। दैट मीन्स ऑनेस्टी इज ए नाउन, राइट। जिसको भी हम लोग तेरा, मेरा, इसका, उसका कह सकते हैं, वही नाउन होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकार या पोजीशन। किसी भी चीज को अधिकार के रूप में व्यक्त कर सकते हो तो वो नाउन बन जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, आर्टिकल। किसी भी वर्ड के आगे अगर आप कोई आर्टिकल अप्लाई कर सकते हो, वेदर इट इज ए, एन और द, तो बन जाएगा नाउन। जैसे अगर हमने कह दिया, अगर आपको किसी वर्ड में डाउट है, से फ्लेक्सिबिलिटी पता नहीं क्या होता है, ग्रोथ पता नहीं क्या होता है, नाउन होता भी है कि नहीं होता है, क्या करना आपको? सिंपली आपको द ऐड करके देखना है या ए ऐड करके देखना है। अगर अप्लाई हो जाता है तो इसका मतलब वो नाउन होगा। जैसे हमने कहा द फ्लेक्सिबिलिटी, द ग्रोथ, इसका मतलब ये सभी के सभी नाउन हैं। द कंपनी, कंपनी से नाउन, राइट। तो 2 चीजें हमारे समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं बच्चों, आपके लिए यहां पर एक सेंटेंस है, मैं लिखने जा रहा हूं। देखते हैं आपको कितना याद है। क्या आप बता सकते हो कि इस सेंटेंस में जो मैं लिखने जा रहा हूं उसमें कितने नाउन हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैंने यहां पे लिख दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ये सुना भी होगा आपने कहावत, पॉलिसी। ये देखिए भाई, honesty is the best policy. You have to find out number of nouns in this particular sentence.
देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो तेरा मेरा इसका उसका हो सकता है। कैन वी से माई ऑनेस्टी? यस वी कैन से दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर ऑनेस्टी। तो इसका मतलब यहां पर ऑनेस्टी एक नाउन हो गया, दिस वन इज नाउन। उसके बाद दूसरा नाउन, क्या हम ये कह सकते हैं माई इज, माई द, माई बेस्ट? नहीं, बेस्ट अकेले नहीं कह सकते, कोई ना कोई चीज आगे होगी, नाउन का होना जरूरी है क्योंकि एडजेक्टिव है। देखो भाई, पॉलिसी यहां पर नाउन है क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी की पॉलिसी है, ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी, राइट। और इसमें हम लोग आर्टिकल भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं द पॉलिसी, हम कह सकते हैं दी ऑनेस्टी। अच्छा, मैंने दो बातें यहां पर बोली, बहुत गौर करिएगा। एक जगह मैंने बोला द पॉलिसी और दूसरी जगह मैंने बोला दी ऑनेस्टी। वहां द बोला और यहां दी कर दिया। क्या आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, कब करते हैं, कब हो जाता है ऐसा, दा का दी कब हो जाता है? विद द वॉल साउंड, हम लोग ने पढ़ा भी होगा और इससे ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा जिससे आपने पढ़ा भी होगा। देखो, हर एक चीज इंग्लिश में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हम यहां पर किसी, जैसे मान लो नाउन की बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन ग्रामर, यानी कि आप आर्टिकल से एडजेक्टिव में भी जा सकते हो क्योंकि आर्टिकल और कुछ नहीं बल्कि एक टाइप का एडजेक्टिव ही होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए और एन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम लोग डिटेल्स में बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिसमें चकमा खा जाते हैं कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है। पढ़ा तो सबने, लेकिन मैं अपनी अगली एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिसमें बताना मुश्किल होगा कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है। मुझे पता है कि सबको आता है, सबने पढ़ा है विद द वॉल साउंड वी ऑलवेज यूज एन इन प्लेस ऑफ ए, सभी ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी। देखेंगे वो आगे के एपिसोड्स में। हम यहाँ पे एपिसोड कह रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ मूवी रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। खैर, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वॉल साउंड के साथ एन हो जाता है। इन द सेम मैनर वॉल साउंड के साथ द का दी हो जाता है, दी इंडियन, राइट। द फ्रेंच, दी फ्रेंच नहीं, द फ्रेंच, दी इंडियन, राइट। तो इसीलिए मैंने दी ऑनेस्टी बोला और यहां पर द पॉलिसी बोला। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। तो अब यहां पर बेस्ट अगर पूछा जाए बेस्ट इज व्हाट हियर, तो आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव है सर, दिस इज नाउ नॉट नाउन हियर, यहां पे ये नाउन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने नाउन थे? दो नाउन थे। तो उम्मीद है यहां पर समझ में आया होगा आपको। अब देखो भाई, दिक्कत तब आती है जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ड अलग अलग यूसेज के अकॉर्डिंग कभी वो नाउन बन जाता है, कभी वो वर्ब बन जाता है। क्योंकि वर्ब की अगर हम पहचान की बात करें, अगर हम यहां पे लिख दें वर्ब, क्योंकि नाउन और वर्ब काफी आपस में रिलेट करता है वर्ब। तो अब देखिए वर्ब की पहचान क्या होती है, बड़ी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी ने पढ़ रखा है। जो भी वर्ड एक्शन को शो करता है, शोज एक्शन, वी कैन से शोज एक्शन, राइट। हमने यहां पे लिख दिया कोई भी एक वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है, आने जाने को शो कर रहा है, खाने पीने को शो कर रहा है, उसका मतलब वो हो जाएगा वर्ब। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसकी फॉर्म्स होती है। भाई वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? कई लोग कहेंगे कि 5 होती, कुछ लोग कहेंगे 4 होती, कुछ लोग कहेंगे 3 होती है। भाई मेनली तो 3 होती है, लेकिन 5 भी होती। कैसे? फोर्थ फॉर्म जो हम लोग कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो होती है वो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। और फिफ्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं, जब हम वर्ब में इन केस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जब एस या एस ऐड कर देते हैं तो बन जाती है हमारी फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो इट शोज एक्शन, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट हैज फॉर्म्स। तो दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है वर्ब की, कि इसकी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड सो ऑन, राइट। अब चलो एक सेंटेंस यहां पे हम लिखने की कोशिश करेंगे और आपको बताना है कि वो जो वर्ड है, एक कॉमन वर्ड की हम बात करेंगे, किसमें वर्ब है, किसमें नाउन है, ये बताना आपका काम। देखते हैं कितने व्यूअर्स बता सकते हैं। आई वॉक डेली, राइट, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई नीड ए वॉक, आई नीड ए वॉक। आपको बताना है, यहां पर मैंने 2 वर्ड्स का यूज किया जो कि दोनों में कॉमन है। वॉक इज द कॉमन वर्ड यूज्ड इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। आपको बताना है किसमें नाउन है और किसमें वर्ब है। चलिए भाई जल्दी गेस करिए, जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए कि यहां पर कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है।
हाँ तो भाई समझ में आ रहा है कि सर ये हो गया सब्जेक्ट। देखो भाई यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब ये वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। ये क्या हो गया, वर्ब, राइट। अब यहाँ पे देखा आई नीड ए वॉक, ये तो भाई सब्जेक्ट के बाद जो आया यहाँ पर आपने देखा, तो ये तो वर्ब हो गया, राइट। अब जब एक वर्ब आ गई है तो अचानक से ऐसी दूसरी वर्ब आमतौर पे नहीं आएगी, आती है, बताऊंगा कब आती है, कुछ केसेस में आती है। तो अब यहाँ पर आई नीड ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वो क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो होती है वो नाउन होता है, राइट। अगर वो नाउन होता है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, और दुनिया की कोई तीसरी चीज़। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आप चाहो तो अभी लिख सकते हो। किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, और चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दोनों की बात कर रहा हूँ, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के काबिल ही नहीं होती है, राइट। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने कहा आई नीड, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और आई नीड क्या चीज़, वो चीज़ क्या होगी, नाउन होगी। तो साफ तौर पे यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और समझ में आ रही है कि यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है। मैंने बताया ना कि जहाँ पर भी आर्टिकल लग जाए वो वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो अब ये बन गया नाउन, इसलिए हम लिख देंगे इसमें नाउन। आपने देखा कि एक ही वर्ड वॉक यहाँ पर नाउन था, लेकिन यहाँ पर वर्ब हो गया। तो उम्मीद है ये भी सेंटेंस आपके क्लियर हुआ होगा। कुछ और भी सेंटेंसेस देखते ताकि दिमाग में चीजें बड़ी आसानी से बैठ जाएं। अच्छा, फिर मैंने कहा पहला सेंटेंस, कॉल ए डॉक्टर, कॉल डॉक्टर, एंड द सेकेंड वन इज I want to take his call. ये देखे भाई, call a doctor, I said, and then I want to take his call. अब दोनों ही सेंटेंसेस में जो मैंने वर्ड यूज किया जो कि कॉमन है, वो यहाँ पर कॉल है, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बता सकते हो, फर्स्ट वाले सेंटेंस में कॉल वर्ब है या नाउन है, और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है? हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। अमेरिकन में कुछ और होता है, ब्रिटिश में कुछ और होता है, इंडियन में कुछ और बोलते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे हम लोग वेडनेसडे बोलते हैं अक्सर, वेडनेसडे, वी इंडियन यूज टू से वेडनेसडे। लेकिन जो बाहर के फॉरेनर्स होते हैं, या अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करें, क्योंकि भाई अंग्रेज़ी तो उन्हीं लोगों की देन है ना, तो भाई हमारी देन तो, हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, और मुझे गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये हो गया वर्ब, राइट। और यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेक हिज कॉल, मैंने क्या बताया था, जो पोजीशन तेरा मेरा इसका उसका हो सकता है, आर्टिकल आप लगा सकते हो, वही क्या बन जाता है, वही नाउन बन जाता है। हिज हो गया तो हिज कॉल, इसका मतलब ये हो गया नाउन। यहाँ पे ये वर्ड नाउन है, लेकिन यहाँ पर यही वर्ड क्या हो गया, वो हो गया। इतनी बात समझ में सबकी आई होगी, ठीक है भाई, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने क्योंकि यहाँ पर डिस्कस किया नाउन और वर्ब के बारे में, तो ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी जाएं जो आम तौर पे लोगों को कंफ्यूज करती हैं व्हेन इट कम्स टू नाउन और वर्ब। जैसे इसको मैं फिर से यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, आर्टिकल। एक सेंटेंस है सपोज, और सेंटेंस को समझने से पहले हम दो वर्ड लिखेंगे, उसकी अलग अलग स्पेलिंग होगी। जैसे एडवाइस वर्सेस एडवाइस, इसको बोलते हैं एडवाइस, सा से, सा, एडवाइस, इसको बोलते हैं एडवाइज, जा से, राइट। अब देखिए, होता तो मतलब एक ही दोनों वर्ड का, और दोनों की स्पेलिंग भी सही है अपनी अपनी जगह, ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। फर्क बस इतना सा कि जिसमें सीई लगा होता है वो होता है
नाउन, और जिसमें एस ई लगा होता है वो होता है वर्ब। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब इस नाउन और वर्ब का हमें करना क्या, मतलब सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। तो चलो बताते हैं इसका सेंटेंस में कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो और गलती कैसे एग्जाम में हो जाती है। देखिए भाई, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है आई नीड योर एडवाइस, से मैंने ये स्पेलिंग लिखी यहां पर, और दूसरे में लिखी आई एडवाइस हिम, या माई फादर एडवाइज्ड मी। तीनों ही सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई नीड योर एडवाइस, आपको ये जहां पे समझना पड़ेगा कौन सी स्पेलिंग हम रखें। योर एडवाइस का मतलब जो तेरा मेरा इसका उसका होता है भाई नाउन होता है, इसका मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, नाउन की है। लेकिन नाउन की स्पेलिंग तो भैया ये होती है सीई वाली, तो ये कुल मिलाकर स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, और यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग जाएगी, ये वाली एडवाइस, राइट। आई नीड योर एडवाइस। अब अगला सेंटेंस समझते हैं, आई एडवाइस हिम, मैं उसे एडवाइस करता हूं, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया यहाँ पर, और अगर वर्ब है तो इसकी स्पेलिंग क्या जाती है, एस ई, इसका मतलब ये गलत है। सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसकी सही स्पेलिंग होगी एडवाइस, राइट। अब ये देखें, माई फादर एडवाइज्ड मी, फॉर्म्स किसकी होती हैं, ईडी अगर आपने लगा दिया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया, फॉर्म्स किसकी होती हैं, नाउन की फॉर्म्स नहीं होती बेटा, किसकी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की होती है। तो क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे ये चला है ये वर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, ये वर्ड जाएगा। तो ये अक्सर गलतियां हो जाती जब भी हम लोग इन दोनों स्पेलिंग्स का यूज करते हैं, और कई कई लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी स्पेलिंग, क्या दो स्पेलिंग होती भी है नहीं होती, हाँ दो स्पेलिंग होती, सीई और ऐसी, कौन सी स्पेलिंग का कब यूज करना है ये अब आपको पता चल गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज बच्चों और आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। एक वर्ड अफेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, बहुत बार आ चुका है। अफेक्ट और इफेक्ट दो स्पेलिंग होती है प्रभाव या प्रभावित करने के लिए, और इनमें से एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। तो हमेशा याद रखिए ई वाला जो होता है वो प्रभाव, वो नाउन होता है, और जो ए वाला है वो हो जाता है आपका वर्ब। तो अब मान लो एग्जाम में सेंटेंस आ गया कि ही हैज इफेक्टेड हिज फ्रेंड, ही हैज इफेक्टेड हिज फ्रेंड। तो सीधी सी बात है कि हमने यहां पर वर्ब का यूज करना चाहते थे, तभी हमने ईडी फॉर्म का यूज किया, वर्ब का यूज करना चाहते थे, लेकिन भैया ई वाला तो क्या होता है, नाउन होता है। तो अब यहां पर ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, और हम यहां पर सही लिख देंगे, और सही क्या आ जाएगा यहां पर, अफेक्टेड, ये हो जाएगा आपका सही। इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड, ही हैज अफेक्टेड हिज फ्रेंड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में कि इट्स, इसका, इट्स का मतलब यहां पर क्या हुआ, इट्स से एक बात और मुझे याद आ रही, बताऊंगा अभी। इट्स अफेक्ट कैन बी सीन, इट्स अफेक्ट कैन बी सीन। तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट या अफेक्ट जो भी कहना चाह रहा है यहां पे, अगर मैंने कह दिया इसका, तेरा मेरा इसका उसका, तो वो बच्चों नाउन ही होता है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। तो यहां पर रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी है भाई, यहां पर रिक्वायरमेंट है आपके नाउन की। तो नाउन क्या होता है, ई वाला होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
इट्स इफेक्ट कैन बी सीन, क्योंकि इसमें हम लोग ईडी फॉर्म नहीं लगा सकते, इफेक्टेड नहीं कर सकते। अगर फॉर्म्स हैं तो वो ए वाले में जाएगी, अफेक्टेड, राइट। और जबकि ये एज ए नाउन यूज होगा इफेक्ट, और वी कैन ऑल्सो से इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, तो इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इफेक्टेड नहीं होगा कभी। तो दर्शकों को मेरी इतनी सी बात समझ में आई होगी, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अगर इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आई एम स्टैंडिंग बाई यू ऑलवेज 24/7। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी परेशानी, दिक्कत, समस्या बता सकते हैं, ज़रूर हम लोग उसका कुछ ना कुछ करेंगे इलाज। तो बच्चों, मैंने कहा था कि मुझे इट्स से कुछ याद आया है, तो चलो देखते क्या याद आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आमतौर पे लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता होता। आज मौका है आपके पास पता लगाने का, सारी चीज़, अपने डाउट्स क्लियर करने का। एक भैया इट्स ये होता है विदाउट एनी अपॉस्ट्रोफी एस, और एक वो जिसमें बीच में अपॉस्ट्रोफी एस सिंबल लग जाता है, अपॉस्ट्रोफी कॉमा वाला। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही सरल सी चीज़ है। ये तो भाई संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। किसका? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, इट वॉज, इट हैज। तीनों को ही हम संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं? या तो इट इज कह सकते हैं, इट वॉज कह सकते हैं, इट हैज कह सकते हैं। तीनों को हम लोग अगर कहना चाहे, किसी एक को भी अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे इट इज, इट वॉज, इट हैज, तो इससे एड्रेस करेंगे, राइट, ये वाले से, कॉमा लगा के, अपॉस्ट्रोफी एस जिसको हम लोग बोलते हैं। जबकि ये जो महाशय होते हैं, ये होता है पोजीशन, पॉजिटिव फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बताना है इसका, किसी चीज का, इसका इफेक्ट, तो इट्स इफेक्ट, जैसे मैंने भी लिखा था। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। द डॉग इज लुकिंग एट इट्स टेल। नहीं भाई, द डॉग इज लुकिंग एट इट्स टेल, कौन सा वाला इट्स लगाया मैंने यहां पर? सिंपल, ये पोजीशन वाला, ये वाला, क्योंकि कहना ही चाहता है कि डॉग अपनी पूंछ को देख रहा है, पूंछ की तरफ देख रहा है। द डॉग इज लुकिंग एट इट्स टेल। ये इट्स किसके लिए आया? डॉग के लिए आया, क्योंकि वो नॉन लिविंग, या जैसे हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, तो उसमें हम लोग आमतौर पे इट का यूज करते हैं, और उसका पोजीशन क्या होता है? इट्स होता है, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसका हमें यूज करना है तो हम या तो ये कहें, जैसे भाई वर्षा हो रही है तो इट्स भी कह सकते हैं, या इट इज रेनिंग, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो इट इज रेनिंग कहना हो या इट्स रेनिंग कहना हो तो कौन सा वाला इट्स जाएगा? अपॉस्ट्रोफी एस वाला, क्योंकि भाई ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का, इट वॉज का, इट हैज का। सो इट्स रेनिंग ये वाला। लेकिन द डॉग इज लुकिंग एट इट्स टेल, तो उम्मीद है ये दोनों इट्स में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। इसको रब कर देते हैं। अब उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग ने नाउन समझा, वर्ब समझा, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी समझ लेते हैं क्या होता है। यहां लिख दिया एडजेक्टिव, यहां लिख दिया एडवर्ब। अब जैसा कि आपको पता है, एडजेक्टिव, दीज आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। मैंने पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, और आपको पता भी होगा, जो कि विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख भी दिया, नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। जबकि एडवर्ब, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एड प्लस वर्ब, जो कि खासियत बताते हैं मेन तौर पे, मेनली एड फॉर एडजेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो कि क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब फॉर वर्ब, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि एडवर्ब और भी सारी चीजों को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन हमें तीन चीजों से मतलब है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है भाई, सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने यहां पे पहला सेंटेंस का लिखा, आई सॉ ए डांसिंग डॉल।
आई सॉ अ डांसिंग डॉल। अब आपको सर यहाँ तो कोई मुझे एडजेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था कोई अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, यही एडजेक्टिव होता है। नहीं, कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बता दे, कोई भी खासियत बता दे, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो आई हो गया प्रोनाउन, सॉ हो गया वर्ब, ए हो गया आर्टिकल यहाँ पर, डॉल इज अ नाउन हियर। और जैसे हमें यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन मिल गया और उसके बारे में बात कर रहा है कि वो कैसा है, डांसिंग है, इसका मतलब ये बन गया एडजेक्टिव यहाँ पर इसके लिए, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, शी हैज 2 पेन्स। शी हैज़ 2 पेन्स। तो यहाँ पर आप देखें शी के बारे में तो कुछ बात हो नहीं रही कि वो अच्छी है बुरी है, बल्कि पेन्स के बारे में बात हो रही है। ये हो गया नाउन हमारे पास, क्योंकि ये मेरा तुम्हारा हो सकता है, मेरा पेन तुम्हारा पेन। और ये कितने हैं भाई, 2 हैं। इसके बारे में क्वालिटी उसको बता रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कुछ डिटेल्स बता रहा है, तो बन जाएगा एडजेक्टिव। 2 यहाँ पर क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो चले आते हैं हम लोग एडवर्ब की ओर और सेंटेंस लिखते हैं पहला एडवर्ब का, और इसको अलग इंक से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, ही रन्स फास्ट। फास्टली नहीं करना। आमतौर पे क्या होता है ना, जब एडजेक्टिव से एडवर्ब की ओर जाते हैं, एक एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी अप्लाई एल वाई इन द एंड। जैसे हमने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तो शी हो गया प्रोनाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। शी प्रोनाउन के बारे में खासियत बता रहा है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या बना, एडजेक्टिव बना। लेकिन मैंने अगर कहा शी वर्क्स ब्यूटीफुली, यानी कि जब हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ी तो हमने एडजेक्टिव में क्या किया, एल वाई लगा दिया। तो आमतौर पे ऐसा होता है, जैसे साइलेंट का साइलेंटली बन गया, पॉसिबल का पॉसिबली बन गया। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो उसका एडवर्ब बन जाता है। लेकिन भैया ये इंग्लिश है, क्योंकि वो एक कहावत है कि ये इंग्लिश नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। तो क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, हर जगह एक नियम कायदे कानून फॉलो नहीं होता है, इसलिए हर एक वर्ड को, हर एक चीज़ को आपको अलग अलग समझना है। लेकिन यार दिक्कत क्या है, व्हेन आई एम हियर, जब कोई सिखाने वाला मौजूद है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप देखिए। और अपने, ऐसा नहीं होता, देखो भाई बच्चों, क्या होता है कि जैसे हम लोग एक किताब में एक चीज़ हम ढूंढना चाह रहे थे, वो हमें नहीं मिली, लेकिन हाँ और भी अच्छी चीज़ें मिल गई, तो दूसरी सर्च हमने की किताब मार्केट से लेके आए, कुछ चीज़ें उससे सीख गए। इसी तरीके से जो भी अच्छा टीचर है, जब ज्ञान कहीं बट रहा है, कहीं मिल रहा है, तो हमें पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस टीचर से पढ़ें, उस टीचर से पढ़ें, क्योंकि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ वेरी यूनिक। हर कोई यूनिक होता है, राइट। तो हम सबकी बराबरी सबसे नहीं कर सकते कि हाँ ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे ही। सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। तो जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बुरी क्वालिटीज़ किसी से मत लीजिए, है ना। कोई गाली बकता है, कोई अच्छे से बात नहीं करता, तो आपने उसकी बुरी क्वालिटी अपने अंदर लेनी है, ऐसा नहीं करना। अच्छी क्वालिटी जहाँ पर भी दिखे वहाँ से आप ले लें। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर देखते हैं भाई, और ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पर अगर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तो एल वाई लगाने की जरूरत है, फास्टली कहने की जरूरत है, ही रन्स फास्टली। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा एल वाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में विदाउट एनी चेंज एल वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब भी बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें, बच्चों यहाँ बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ही इज फास्ट। अगर हम यहां पर कहते हैं ही इज फास्ट, तो ही इज ए प्रोनाउन और वो कैसा है, फास्ट है। प्रोनाउन की खासियत बता रहा है, इसलिए यहां पर फास्ट क्या, एडजेक्टिव है। लेकिन वही बात अगर हम यहां पर करें ही रन्स फास्ट, तो अब ही के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उसके दौड़ने की बात हो रही है। इसको ट्रांसलेट करो भाई, ट्रांसलेशन इज द की। अगर आपको रूल नहीं समझ में आते, ग्रामर बिल्कुल पढ़ लेनी पड़ती है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ट्रांसलेशन सीख जाओ। जो इंग्लिश में लिखा है ना, उसको बस हिंदी में समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है, आपका काम यहां पर हो जाएगा। आपको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, यही मतलब हुआ। अब ये जो तेज है, फास्ट है, वो क्या चीज है, ये है, ही है, या उसका दौड़ना है? तो भाई आप कहोगे सर दौड़ना है उसका तेज। तो ये अगर वर्ब है और इसके बारे में ये वर्ड बता रहा है, बहुत एक्चुअली ये तेज दौड़ने की बात हो रही है, वह तेज दौड़ता है, दौड़ने क्वालिफाई कर रहा है, तेज वर्ड, ये हो गया वर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां पर फास्ट टर्म क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, राइट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं लिखूं यहां पर, अच्छा यहां पे किसको क्वालिफाई कर रहा था, वर्ब को। अब चलो हम ऐसा कुछ लिखते हैं जिसमें एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, जैसे यू आर
very good. You are very good. So here you can see the subject is a pronoun. You लिखा हुआ है यहाँ पर, और you कैसा है? अच्छा है, good है. You हो गया pronoun. और वो pronoun कैसा है? अच्छा है. ये हो गया adjective. और अगर वो बता रहा है कि बहुत अच्छा, ये बहुत वर्ड किसके बारे में बता रहा है? अच्छा के बारे में, गुड के बारे में बता रहा है. एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब ये वर्ड यहाँ पर क्या बन जाएगा? जो एडजेक्टिव को भी जो क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वेरी. अगर पूछा जाए वेरी यहाँ पर क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या बताओगे? वेरी यहाँ पर एडवर्ब है. राइट. अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं भाई. He runs very fast. He runs very fast. अब ही जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो अब यहां पर ही के बारे में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है कि वह तेज है या वह कैसा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा. वह बहुत तेज दौड़ता है. तेज दौड़ता है यानी कि अगेन ये जो फास्ट है ये रन की क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. ये हो गया वर्ब जो कि बता रहा है फास्ट वर्ड. तो फास्ट क्या बन गया भाई? एडवर्ब बन गया. और ये वर्ड कह रहा है कि बहुत तेज, यानी कि एडवर्ब की खासियत बता रहा है. जो एडवर्ब की भी खासियत बताए वो भी क्या होता है? वो भी एडवर्ब होता है. तो अब यहां पर भाई फास्ट तो एडवर्ब है और वेरी भी यहाँ पर एडवर्ब बन गया. एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एक एडजेक्टिव यहाँ पर देखें कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब बन गया. तो सारे के सारे सेंटेंसेस मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे. अभी भी कोई डाउट है तो आप फ्रीली बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर. चलो इसको रख करते हैं. अब आप सोच रहे हो सर वो सब तो ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने मुझे बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे सेंटेंस पता चलेगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पर है, लेकिन सर इसका यूज क्या है वो भी तो बताइए. कि भाई आपने मेरा इतना समय बर्बाद किया, आपने क्वेश्चंस नहीं बताए इससे रिलेटेड कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछाएंगे. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था थंबनेल में अपने कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस कीजिए विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बिना वर्ड का मीनिंग जाने भी आप कर सकते हो. चलो जाओ दिखाते हैं कैसे करते हैं. एक हम फिल इन द ब्लैंक सा क्वेश्चन आपको देते हैं. यहाँ से हम इंक चेंज कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा विजिबल हो जाए. फिल इन द ब्लैंक्स. और ये क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, जो एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जाम में, एसएससी में भी आता है क्लोज टेस्ट. और वहां पे क्लोज की स्पेलिंग ZE होती है. एक पैराग्राफ होता है, बीच बीच में कोई वर्ड मिस कर देता है, फिर पूछता है कि इस जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए. तो उसमें भी बहुत ही मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं, उसमें बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा वर्ड जाएगा. ट्रिक क्या है ये समझते हैं. हमने एक सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स का यहां पे लिखा. इट इज द, इसको अगेन दी पढ़ेंगे. इट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स. यहां पर हमने एक वर्ड को ब्लैंक कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया. आपको यहां पर एक वर्ड फिल करना है और आपके पास कुछ ऑप्शंस है. देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन टिटिवेट. सेकेंड वन इज ज़ेंथोमोनस. पता नहीं भाई, मैंने पहली बार ये वर्ड सुना है, पता नहीं क्या है ज़ेंथोमोनस. खैर, अब सी वाले के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा सी वाला. सी वाला ऑप्शन है हिप्पो पोटो मॉन्स्ट्रो सिस्क्वी इडालियो फोबिया. क्या बना? वैसे तो बहुत ही, आप कहोगे सर ये तो आपने सेंटेंस लिख दिया. दिस इज नॉट द सेंटेंस, दिस इज ओनली वर्ड. ये इतना लंबा चौड़ा वर्ड है और ये एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं कि मैंने हवा में कुछ लिख दिया, ये एग्जिस्ट करता है भाई. आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा. हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस की पैरालिफोबिया, जिसका मतलब क्या होता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब समझ नहीं आए, क्योंकि हम बिना मतलब जाने यहाँ पे फिलर करने की कोशिश कर रहे हैं. और डी ऑप्शन हो गया आपका से, हमने यहाँ पर लिख दिया सीवियरली, ये लिख दिया. ठीक है. अब पूछा गया कि यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा
तो आपने कहा सर इतने मुश्किल मुश्किल से वर्ड आपने यहाँ पे लिख दिए, मुझे तो मीनिंग नहीं पता, अब मैं कैसे करूँ? तभी तो मैंने कहा आप अभी भी कर सकते हो। कैसे? पार्ट ऑफ स्पीच बताने का यही पर्पस था भाई, बहुत काम आता है, हर एक क्वेश्चन में काम आता है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का आएगा। मैंने कहा इट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स, इसका का मतलब क्या हुआ? पोजीशन, तेरा मेरा इसका उसका, नाउन होता है ना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बच्चों नाउन की है। ये समझ में आया हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो एक नाउन होगा। तो चलो भाई, स्ट्रक्चर से हम लोग, यानी कि वर्ड्स के स्ट्रक्चर से भी डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा ना, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, तो इससे भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये भी समझ में आता है। तो अब देखें टिटिवेट कैसा साउंड कर रहा है, जैसे कि वो क्रिएट हो या मोटिवेट हो। अब बताओ मुझे बच्चों कि ये सब क्या हैं? मिलते जुलते वर्ड्स, यानी कि जो लास्ट में लगा होता है जिसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स पढ़कर हम लोग बता सकते हैं कि वो वर्ड कैसा होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। तो अब यहाँ पे ये क्योंकि वर्ब है इसलिए ऐसा लग रहा है, साउंड कर रहा है कि टिटिवेट विल बी ए वर्ब। तो भाई ये तो वर्ब हो गया, वर्ब नहीं आ सकती। रिक्वायरमेंट क्या है? नाउन की। पहला वर्ड नहीं हो सकता भाई, ठीक है। दूसरा ज़ैंथोमोनस, पहली बार सुना मैंने भी और आपने भी, हो सकता है। लेकिन यहां पर बच्चों क्या लगा हुआ है? OUS, यानी कि जैसे हम कहें ह्यूमरस हो गया, क्यूरियस हो गया या गॉर्जियस हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव, फेमस हो गया, क्यूरियस हो गया, बहुत सारे ऐसे, नोटोरियस हो गया। तो ये जो खत्म होता है OUS पे जनरली वो होता है क्या? एडजेक्टिव। तो ये वर्ड बन गया दोस्तों क्या? एडजेक्टिव। हमें भले ही मीनिंग नहीं पता, लेकिन हम इसको पढ़ के बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि एडजेक्टिव ही होगा। 100% इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है? नाउन की रिक्वायरमेंट बच्चों। अब अगला सेंटेंस नहीं, मुझे सेंटेंस लग रहा है, ये वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी कि लास्ट में फोबिया लिखा हुआ है, और फोबिया का मतलब होता है डर, भय। मेरा भय, तुम्हारा डर, तुम्हारा फोबिया, राइट। इसका मतलब ये मेरा तुम्हारा हो सकता है, इसका मतलब यही तो भाई नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये आ सकता है यहाँ पे, लेकिन हमें एक और ऑप्शन भी तो देखना है कि कहीं ये तो नहीं आ सकता। तो चलो चेक करते, ये क्या है? ly in the end, in most of the cases when we apply ly in the end it becomes an adverb in most of the cases। तो severely यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, लिख दिया यहाँ पर एडवर्ब, हमने लिख दिया। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए? हमें वर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, बचा क्या? नाउन चाहिए। तो ये वर्ड यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होगे सर इसका मीनिंग तो बताते हुए जाइए, तो हम बिल्कुल बताएंगे। देखो फोबियाज होते हैं बहुत सारे, अलग अलग डर होता है। जैसे पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, राइट। अगर आग से डर लगता है पायरोफोबिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फोबियाज होते हैं, एक्नोफोबिया या नोसोफोबिया, बहुत सारे, निक्टोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज होते हैं, आप पढ़ोगे वन वर्ड्स में। तो फोबिया का मतलब भय होता है, और ये भी एक तरह का भय है। अगर किसी को लंबे लंबे शब्द देखकर, लंबे लंबे लॉन्ग वर्ड्स को देखकर भय उत्पन्न हो जाए, डर लगे कि पता नहीं मैं उन्हें प्रोनाउंस कर पाऊंगा, मैं उन्हें लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, पता नहीं मैं उन्हें बोल पाऊंगा, तो ऐसा ही भय क्या कहलाता है? हिप्पोपोटामोस्टोसिस की फोबिया। और ये एग्जिस्ट करता है, आप गूगल जरूर करिएगा इसी बात पर। एंड दिस इज नॉट द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक और वर्ड है, ये आपके लिए होमवर्क है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट वर्ड। आपको बताना है कि इससे भी पहले कौन सा वर्ड है जो सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। और मैं हिंट के लिए आपको बता दूं, वो एक बीमारी का नाम है, डिजीज है, ठीक है। तो ये आपका काम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि वो वर्ड कौन सा है। इसी बहाने हम लोग को अच्छी अच्छी जानकारी होती जाएगी ना। और ये ऐसा नहीं, देखो बच्चों, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ो या एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना तभी पढ़ो, बैंक एसएससी की तैयारी करो तभी पढ़ो, नहीं। ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देगा, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोल पाओगे अच्छे से। और कहीं जब आप कहीं जॉब करोगे, अपने कॉलीग से बात करनी है, से अपने सीनियर से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, उनको एप्लीकेशन लिखना है, उनको लेटर टाइप करके देना है, उसका इम्पैक्ट दोस्तों अलग ही होता है, पढ़ा लिखा। अब आपने देखा होगा ना, जैसे कभी हम लोग बस पे ट्रैवल करें या ट्रेन पे जाएं और कहीं अचानक से इधर उधर से कोई चलता फिरता है और मार अंग्रेजी बोलते हुए चला आ रहा है,
तो हम लोग के दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है, लगता है पढ़ा लिखा है, यानी कि इंग्लिश से, हालांकि इंग्लिश से कोई रिलेशन नहीं कि वो पढ़ा लिखा होगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं। रीज़न क्या है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश से ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सभी को हिंदी आती है, बच्चा बच्चा बोलता है, भले ही वो स्कूल कभी गया हो चाहे ना, तब भी उसको हिंदी आती है। इन द सेम मैनर अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो हमेशा से इंग्लिश बोलता है, भले ही उसने कभी स्कूल का मुंह देखा हो या ना देखा हो, लेकिन तब भी वो इंग्लिश बोलेगा, और अगर आपके सामने बोलेगा तो आपको लगेगा हाँ बहुत पढ़ा लिखा है। तो ये होता है जब एक इंसान का व्यूज़ बदल जाते हैं, आइडियाज़ बदल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन के जो बाण होते हैं, जो बातों के तीर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। तो दोस्तों एक और हम लोग फिलर का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अब बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। जैसे ही वॉज बीटन, ही वॉज ब्लैंक कर दिया, उसके बाद बीटन लिख दिया, और अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बैड, ठीक। दूसरा ऑप्शन है सीवियर, अगला ऑप्शन है से अगर हम कहें केयर, कोई भी एट रैंडम हम वर्ड ले रहे हैं, कोई मेरा ये रटा रटाया नहीं, आई एम मेकिंग द सेंटेंस हियर ओनली। ऑप्शंस भी अभी सोचिए मैं बता रहा हूँ, कोई रटा रटाया कुछ नहीं इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड से ले लिया केयर, और उसके बाद डी ऑप्शन ले लिया मैंने यहाँ पर बैडली। तो अब आपको बताना है कि इस जगह कौन सा वर्ड जाएगा। भले आपको इसका मीनिंग ना पता हो, उसके बावजूद भी आप इसको कर सकते हो। रीज़न क्या है कि हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। बीटन क्या है, वर्ब है, पैसिव में बना हुआ है, राइट, कि वह पीटा गया, ये हो गया आपके पास वर्ब, और ये जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो क्वालिफाई करेगा वर्ब को, और जो क्वालिफाई करेगा वर्ब को वो हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बच्चों किस चीज़ की है, एडवर्ब की। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा एडवर्ब कहाँ पर है। केयर इज अ नाउन, आ नहीं सकता, राइट। बैड क्या है, एडजेक्टिव है। केयर एक वर्ब भी हो सकता है, ना तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है और ना यहाँ पे नाउन की रिक्वायरमेंट है। आई केयर फॉर यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टेक केयर, यहाँ पर केयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सीवियर, अगेन एडजेक्टिव है, उसकी कंडीशन बड़ी सीवियर है, कंडीशन हो गया नाउन, और कैसी है, सीवियर है, सीवियर बन गया एडजेक्टिव। और यहाँ पर बैडली एलवाई इन दी एंड लगा रखा है यहाँ पर हमने, उसके लिए हम कह सकते हैं ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो विदाउट एनी डाउट हम यहाँ पर पुट कर देंगे बैडली। ये तो मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। इससे पहले वाले सेंटेंस मैंने कुछ मुश्किल वाले एग्जांपल्स लिए थे, कुछ वर्ड्स लिए थे जिसका मीनिंग आपको मे भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे वर्ड्स, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आपको परेशान करने का नहीं कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता, ऐसे वर्ड्स हमने कभी नहीं सुने, बल्कि मेरा मकसद है आपको आसान लैंग्वेज में आसान एग्जाम्पल्स लेके बस समझा देना। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जाएगा, बैडली जाएगा। अगर हम इसमें एलवाई लगा देते, सीवियरली कर देते, तो ये भी वर्ड यहाँ पर सही हो जाता। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो अब बच्चों मुझे बात बताओ कि आप लोग वोकैबुलरी कैसे तैयार करते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहला इंसान हूँ जो इस तरीके की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप हज़ारों चैनल्स हैं, हज़ारों अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, और आपको जो पसंद है पर्सनली आप उससे पढ़ सकते हो। मतलब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि यार वहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों। मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं कहीं ना कहीं जैसे कुछ सामान लेने, घर वालों ने कुछ सामान मंगाया, आटा दाल चावल, तो मैं लेने गया या दूध लेने के लिए गया, तो मुझे याद है 2 दुकानें पड़ती थी। तो जब मैं एक दुकान से लिया करता था सामान, तो एक जो इससे पहले वाला जो दुकानदार था वो अक्सर देखता था कि यार ये तो हमेशा उधर ही सामान लेता है, मेरे यहाँ से क्यों नहीं लेता। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि हमारे यहाँ भी दूध आटा दाल चावल मिलता है, आप यहाँ से ले लिया करो। तो भाई मैंने कहा कि यार जब मुझे वहाँ अच्छा मिल रहा है तो मैं यहाँ पर क्यों आऊँ।
तो ठीक है भाई, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आपको हर किसी की पसंद भी एक जैसे नहीं होती, आपको जो पसंद आता है जहाँ पसंद वहाँ देखिए। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर उसको आगे बढ़ाइएगा, ज़रूर उसको लाइक करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन ही तो है आपका जो हम लोगों को आगे तक लेकर जाता है। इसके बाद हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग जो वोकैबुलरी तैयार करते हैं वो रूट वर्ड हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, लेकिन एक और चीज़ आपने सुनी होगी, सॉरी, वोकैबुलरी की अगर बात करें तो एक चीज़ आपने सुनी होगी, निमोनिक टेक्निक। ये बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन यार क्या बताऊं मैं, इतनी अच्छी ट्रिक है ये। मैं भी अपने एज ए टीचर भी, क्योंकि भाई देखो, मैं टीचर बन तो गया, मैंने एक बार नॉलेज हासिल कर ली, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो मैंने एक बार समझ लिया, पढ़ लिया, क्योंकि मुझे वो दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका है। मैं कभी भी सोते जागते आप कहो कि हाँ नाउन के कॉन्सेप्ट बता दो, एडजेक्टिव बता दो, इसमें एरर बता दो इस सेंटेंस में, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो गया उन सब चीज़ों का। तो वोकैबुलरी तैयार करने के लिए, क्योंकि टीचर्स के बाद बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, दिन भर लेक्चर लेने होते हैं, कहीं स्कूल्स में, कहीं कॉलेजेस में, कहीं कोचिंग्स में दिन भर लेक्चर होते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ याद करें तो उसका रिवीजन भी करें। क्योंकि भाई अगर हम साइकोलॉजी को समझेंगे अपने ब्रेन की, तो भाई दिमाग ये कहता है कि भैया देखो, हमारे पास ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टोरेज हो, हालांकि आप कुछ भी उसमें डाल सकते हो, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको समय पर मिलेगा जब आप चाहते हो कि नहीं मिलता। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क अगर 1 TB की है, आपने उसमें कुछ पेस्ट कर दिया, डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, कोई इमेज डाल दी, कोई वीडियो गेम डाल दिया, तो वो भाई हमेशा बना रहेगा जब तक कि उसकी हार्ड डिस्क सही सलामत है, हमेशा बना रहेगा, राइट। लेकिन आपके दिमाग में भी ऐसी अनलिमिटेड स्टोरेज है, आप कुछ भी इसमें कैद कर सकते हो, लेकिन दिमाग ये कहता है कि देखो भैया हमारे अंदर कैद तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या? आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जब आप स्टैक बनाते हो या एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखते हो, तो जो सबसे नीचे चीज़ होती है वो दब जाती है, ढूंढने नहीं मिलती है, उस पर धूल पड़ जाती है, और जो लेटेस्ट होती है उसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं। तो यही अपने दिमाग के साथ होता है। दिमाग कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ रिकॉल करनी है, मेमोराइज करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, तभी हम आपको समय पर दे पाएंगे, अदरवाइज भाई हमारी कोई गलती नहीं है अगर याद ना आए आपको, ठीक है। तो ये आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी में होता ही होता है कि कोई चीज़ हम लोग भूल जाते हैं और कोई चीज़ याद होती है। लेकिन एक बात हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, यानी कैसे? पहली चीज़ वो कि जो हमारे इंटरेस्ट की होती है वो हम कभी नहीं भूलते। जैसे अगर किसी लड़की को डेट करने के लिए जाना है और मैंने कोई डेट दे दी, हाँ इस डेट में हम लोग मिलेंगे, चाय कॉफ़ी पीने चलेंगे, तो अब भाई इंतज़ार ऐसे होता है कि अब 8 दिन बचे हैं, अब 7 दिन बचे हैं, अब 6 दिन बचे हैं, अब 1 दिन बचा है, हाँ वो घड़ी आ गई। ऐसे हम लोग कभी भूलते नहीं, रिवीजन होता रहता है। लेकिन भाई क्योंकि पढ़ाई इज़ वेरी बोरिंग, ये सारी चीज़ें हमको बोरिंग लगती हैं, तो पढ़ाई को अगर आपको समझना है तो अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, इसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग अगर समझेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको भूल कर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर उसने सोच लिया कि कोई दिक्कत नहीं होगा, भूल जाओ, तो वो 100% भूल जाओगे। जैसे कि आपको अक्सर अपना जो पिन है, पासवर्ड है ATM का, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़नी है उसकी, भूल जाओगे तो पैसे नहीं निकल पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, इमरजेंसी में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आमतौर पे लोग अपना पिन पासवर्ड नहीं भूलते हैं, मोबाइल नंबर नहीं भूलते हैं। और एक और इसका रीज़न है कि वो रिपीट भी करते हैं, किसी इसने मोबाइल नंबर मांगा तो आपने दे दिया, उसने मांगा तो आपने दे दिया, रिपीट होता रहता है, तो वो चीज़ें नहीं बोलती। दूसरी चीज़ यह है कि स्टोरी, अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं या स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। सो दिस इज़ समथिंग इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, यानी कि क्या रिलेशन है इंग्लिश का साइकोलॉजी के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं नॉट ओनली विद इंग्लिश, हर एक चीज़ के साथ एक कनेक्शन है आपका दिमाग का। वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हम भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ याद हो जाती है और कैसे याद होती है, क्या दिमाग का प्रोसेस होता है, कैसे। जब भाई दिमाग को अपने ऐसे एड्रेस करो, अपने ऐसे ट्रेन करो कि मान लो अगर आपने दिमाग को एक रास्ता दिया है कि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता है हमारे पास, अगर वो रास्ता भूल गए तो उस जगह तक नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन दिमाग को 2-3 रास्ते दे दो ना कि भाई ऐसे सीधे चले आओ, इधर घूम के चले आओ, इधर से आ जाओ। अगर एक रास्ता भूल गया आपका दिमाग, तो दूसरा रास्ता तो याद रहेगा। यही वजह है कि हम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से हैं उनसे हम लोग एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि वहाँ पर पहुँच जाएं, जिसको हमें चीज़ को, नई चीज़ को रिकॉल करना है, आसानी से याद आ जाएगी। तो अब जैसे हमने कहा आपसे
कि स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी आपने देखा होगा कि बचपन में जो भी आपने स्टोरी सुनी होगी, बाबा ने, दादा ने, नाना ने सुनाई होगी, अभी तक आपको याद है। कछुआ खरगोश वाली कहानी याद है ना? कोई भूल तो नहीं गया? सभी को याद होगी, बचपन पढ़ी थी। बार बार रिपीट करते हो उसको क्या? नहीं करते, तब भी याद है। बचपन में आपने जो भी पोम याद की थी या कविता याद की थी, श्लोक याद की थी संस्कृत में, वो गारंटी है कि अभी तक आपको याद होगा, क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में था। से अगर हम मूवीज़ की बात करें, मूवीज़ भी क्या है? स्टोरीज़ है। जब हम मूवी देखने जाते हैं कहीं, तो क्या कभी ऐसा होता है मूवी देख के निकले और उसके बाद अगले दिन भूल गए? अरे क्या मूवी देखे थे, क्या सोचे, अरे भाई पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कल मूवी देखे यार, बिल्कुल दिमाग से उतर। ऐसा तो कोई नहीं कहता ना कि दिमाग से उतर गया है। यानी कि मूवी भी क्या है? स्टोरी है, और स्टोरी हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को अपना इंटरेस्ट बना लें और स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को रिलेट करके याद कर लें, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही एग्जाम्पल लेंगे आज, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। पहला एग्जाम्पल है डोलफुल। अब डोलफुल का मतलब किसी को नहीं पता, आपने सर्च किया। पहला काम क्या करना, जब भी आपको न्यू वर्ड मिल जाए तो आपको क्या करना, डायरी में नहीं लिखना, सेव नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें डायरी में या बुक में लिखी रहेंगी वो आप कभी नहीं पढ़ने वाले, वो मिस हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि सांप जहां मिले उसको मार दो, अगर वो खतरनाक है अपने लिए। तो वही चीज़ यहां पर भी है कि वोकैबुलरी जहां पर मिले उसको रट डालो, उसको उसी टाइम तैयार कर लो। रटो नहीं, बल्कि उसको उसी टाइम तैयार कर डालो। कैसे तैयार करेंगे? तुरंत एक नया वर्ड मिला और उसका हमने मीनिंग देखा डिक्शनरी में, कहीं भी, जहां पे वेबसाइट पे देखा, गूगल पे देखा, तो इसका मतलब निकल के आया उदास, सैड। डोलफुल का मतलब क्या होता है? उदास, अनहैप्पी, सैड, बहुत दुखी। अब हमें इसके मीनिंग को किसी तरह इससे रिलेट करना है, क्योंकि ये तो हमें याद है सैड, लेकिन हमको डोलफुल नहीं याद है। तो क्या करना है, इसके मीनिंग को इस वर्ड से रिलेट करना है। तो डोलफुल बच्चों ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे डोली, है ना? अब डोली से दिमाग पहुंचा कि जब दुल्हन की डोली उठती है। डोली से कहां पहुंचा दिमाग? जब दुल्हन की डोली उठती है तो दुल्हन क्या होती है? बहुत खुश होती है, हंसती है, मुस्कुराती है। नहीं 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 नहीं, अगर मुस्कुराएगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले जीने नहीं देते। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राइट। तो अब यहाँ पर देखें, डोलफुल का मतलब डोली जब दुल्हन की उठती है, दुल्हन क्या होती है? उदास होती है। डोलफुल होती है जब दुल्हन की डोली उठती है, दुल्हन डोलफुल होती है। तो इस कहानी से आपने इस वर्ड का अंदाजा लगा लिया और सही से कनेक्ट कर दिया, अपने दिमाग को पहुंचा दिया वहां पर, स्टोरी के माध्यम से कनेक्शन बना दिया, ब्रिज बना दिया वहां तक पहुंचने का। ब्रिज नहीं बनाओगे तो आसानी से भूल जाओगे, अदरवाइज आपको हमेशा के लिए। अब आप इस वर्ड को चाहे कभी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 1 महीने बाद भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता ले जाओगे आसानी से। तो बच्चों, डोलफुल का मतलब क्या होता है? सैड, दुखी। कहानी क्या थी? कीवर्ड क्या था? ट्रिक क्या थी? जब दुल्हन की डोली उठती है, दुल्हन डोलफुल हो जाती है। अगला वर्ड देखते हैं, अफ्लिक्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, इसको हम लोग कहें सैडनेस या ग्रीफ, या इसको हम लोग मेलनखोली भी कह सकते हैं। मेलनखोली एक न्यू वर्ड है, आपने भी सुना हो ना सुना हो, उसका मतलब भी क्या होता है? दुख होता है। अच्छा, ये दुखी था, देखो ये एडजेक्टिव था, डोलफुल, सैड, उदास। लेकिन अफ्लिक्शन जो है वो है दुख, ग्रीफ या सैडनेस हो गया। अब इसको कैसे याद किया? अफ्लिक्शन नहीं पता दोस्तों, लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड आपको याद है, अफेक्शन। अफेक्शन याद है ना? तो क्या करेंगे, इस वर्ड से इसको रिलेट करेंगे। अफेक्शन का मतलब क्या? सभी को पता है, अफेक्शन हो जाए किसी से, प्रेम, स्नेह, लगाव हो जाए ना। तो जब किसी से अफेक्शन हो जाए तो अल्टीमेटली क्या मिलता है? अफ्लिक्शन मिलता है, यानी दुख मिलता है। तो इसलिए कहते हैं भैया देखो, अगर दिल लगाना है तो इन सब चीजों में लगाओ, और कहीं दिल लगाए तो अंततो गत्वा, अल्टीमेटली, इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग पेन, ग्रीफ, दुख, उदासी आपको मिलेगी। तो अफेक्शन अगर हो गया किसी से ज्यादा और वो बिछड़ गया तो लास्ट में अफ्लिक्शन हो जाएगा भाई, इसलिए इससे दूर रहो। ठीक है, इतना 2 वर्ड आपको क्लियर हुए। एक और वर्ड देखते हैं, एक या 2 और वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, पोस्टपोन करना। लिख देते हैं टू पोस्टपोन। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? कहानी, लंबी कहानी बनाएंगे इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब रो गेट, इससे कनेक्ट करेंगे। जब आपका कहीं एग्जाम पड़ता है, आप सेंटर पे जाते हो ना एग्जाम देने के लिए, आप सेंटर पे गए, नहा धो के बढ़िया से ब्रेकफास्ट करके मम्मी पापा के साथ गए,
कि चलो आज मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा हौसले की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोग मेरे साथ चलो और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सब बढ़िया तैयारी, एडमिट कार्ड वगैरह सब लेके गए तैयारी से एकदम पढ़ लिख के एकदम। फिर वहाँ पर जब क्या होता है, गेट लगा होता है, गेट पर बैठे हुए थे सब लोग, अपनी बारी का इंतजार करते कि कब गेट खुले, कब जाके अंदर अपनी सीट ग्रहण करें। ये होता है ना सबके माइंड में, जल्दी से दरवाज़ा खोले, हम लोग जाए अंदर पेपर देने के लिए। उसी समय अंदर से खबर आई, हम लोग वेट कर रहे थे गेट पे, उसी समय अंदर से खबर आई कि पेपर हो गया है, क्या पोस्टपोन, रद्द हो गया पेपर, अब जाइए घर जाइए। तो क्या करेंगे लोग, वहीं पर बैठ के रोने लगेंगे, भैया अब रो गेट पर बैठकर, अब रो गेट है ना, अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि पेपर एब्रोगेट हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, राइट। तो अब इस तरीके से आपको ये वर्ड भी बिल्कुल याद हो गया होगा। एक और लास्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से, सैगैशियस। सैगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट। इसको कैसे याद किया हमने, देखिए भाई, आपको याद होगा जब आप छोटे थे मम्मी पापा कहते थे बेटा साग सब्जियां खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो, दिमाग तेज होगा और बुद्धिमान हो जाओगे, दिमाग तेज चलने लगेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करने लगोगे। तो यानी कि साग खाने वाले सैगैशियस हो जाते हैं, हरी सब्जियां साग खाने वाले सैगैशियस होते हैं, मतलब वाइस हो जाते हैं, राइट। तो ये वाला भी वर्ड आपको बहुत क्लियर, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिए बल्कि सिर्फ 4 वर्ड्स लिए। उम्मीद है चारों के चारों वर्ड्स आपके दिमाग में कैद हो गए होंगे। तो इसको रख कर देते हैं और थंबनेल में अपनी लास्ट चीज़ जो अपने लिखी थी कि कुछ अजीबोगरीब सेंटेंसेस, परेशान करने वाले सेंटेंसेस, वो देखते हैं। कहाँ सेंटेंस लिखा है, द डॉग आई हैड its food. The dog I had its food. Can you guess the meaning of the given sentence here? क्या आप इस सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हो? आप कहोगे सर जब कभी 2 बार हैड आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर तो आपने सर 3 बार हैड लिख दिया, ये तो सर मुझे गलत सेंटेंस लग रहा है। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए भाई, इसका मतलब क्या, द डॉग आई हैड, जो डॉग मेरे पास था उसने अपना खाना खा लिया था। पास्ट परफेक्ट में भी हैड हेल्पिंग वर्ब जाती है। ये वाला सेकंड वाला हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हैड क्या है, टेकन के सेंस में आ रहा है, टेकन, खाना खा लिया था, राइट। और आपने सुना होगा ना, जैसे हम लोग कहते हैं टेक योर लंच, तो हैव योर लंच भी कहते हैं, यानी कि हैव बराबर है टेक के। तो यहां पर हैड का सेंस आ रहा है टेकन के, क्योंकि हैड जब आएगा हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब टेकन या तो हैड भी लगा सकते हैं। अब ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पोजीशन। जो कुत्ता मेरे पास था, आई हैव, जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, मेरे पास, तो जो कुत्ता मेरे पास था, द डॉग आई हैड, जो मेरे पास था, उसने अपना खाना खा लिया था, हैड टेकन या हैड इट्स फूड। तो उम्मीद है ये सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो घबराया मत करिए कि अगर कोई विचित्र चीज़ आप इंग्लिश में देख लें या लैंग्वेज में देख लें, लैंग्वेज भाई इसी का नाम है, क्योंकि लैंग्वेज में एक बिंदी से लेकर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क तक बहुत ही कंफ्यूजन होता है अगर हमें नॉलेज नहीं है। जैसे कि अगर हम कह दें, आपने स्कूल वैन्स जितनी भी जाती है, बसेस जाती है, उसके पीछे लिखा होता है सावधान, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद कॉमा लगा के बच्चे हैं। और वही अगर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ना लगाएं, कोई पंक्चुएशन का यूज़ ना करें, कह दें सावधान बच्चे हैं, पूरा एक लाइन में लिख दे सावधान बच्चे, तो कोई क्या समझेगा, बच्चे तो खुद ही सावधान बैठे हैं, अब हमारी सावधान रहने की क्या ज़रूरत है, सावधान बच्चे बैठे अंदर, लेकिन हमें सावधान कर रहा हो कि सावधान बच्चे हैं। तो एक सेंटेंस तो अभी हमने देखा, और भी सेंटेंसेस हम लोग लेके आएंगे विचित्र टाइप के, बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाले, लेकिन वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है और चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अगली बार मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। जय हिंद।